हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा हिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले काफी लेक्चर्स हो चुके हैं, आप लोगों ने वो देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल के कुछ चार्जेस हैं, आप लोग जो है एक्यूरेट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं और आपको जो है सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। आप इस नंबर पर फोन करके पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पता कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप इसके बारे में जानकारी पता कर सकते हैं। सैंपल देखना चाहें तो आप इस नंबर पर मैसेज करके सैंपल भी मंगवा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें डे टू डे बेसिस पे शेयर की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम, जिसको कि विशिष्टि कहते हैं, ये भी याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा गया था। बलात्श्रम को और क्या कहा जाता है? विशिष्टि। के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए, चार में से सिर्फ एक ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं कौन सा है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। तो जो ये बलात्श्रम है, ये क्या होता है? ये राज्य के लिए एक आय का एक स्रोत होता है, जो कि जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर था। ये एक प्रकार का क्या था? टैक्स था। क्या चीज? बलात्श्रम। तो ये गुप्त काल की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या है? ए यहाँ पर सही है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पर सत्य कथन पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन सारे पढ़ देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। तीसरी सदी में इसका प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेकंड यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर सेकंड किस में नहीं है? एक तो इसमें नहीं है सेकंड, और एक इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी हमारा सही उत्तर होगा। ये एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको बता रहा था। पांचवी सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो ये भी यहाँ पर ठीक है। राइट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं पर भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर क्या है? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। दूसरा नाम क्या है? परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी व्या प्रथम वीर। पृथ्वी व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघ वर्ष की, गौतमी पुत्र शतकर्णी की। तो यह किसकी उपाधि थी? तो यह पृथ्वी व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी। राइट आंसर क्या है? ए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। और पेड पीडीएफ के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर 9896160956। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.studymasterofficial.com। यहाँ पर आपको काफी चीजें मिल जाएंगी, आप एक बार वेबसाइट को जरूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। गुप्त साम्राज्य जिसने हुनों को पराजित किया था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये गलत भी हो जाता है। तो गुप्त साम्राज्य कौन है जिसने हुनों को पराजित किया था? तो हुनों को पराजित किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। हुनों को पराजित करने वाला सम्राट कौन था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक सूची में सम्राट दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनकी उपाधियां दी गई हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से चीजें दी गई हैं और उस हिसाब से फिर आप इसका आंसर टिक करेंगे। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त। यहाँ पर देखिए, प्राक्रमांक, प्रियदर्शन, कर्मादित्य और विक्रमादित्य। अब देखिए, और कुछ आपको पता है या नहीं पता? इतना तो पता है कि विक्रमादित्य किसकी ये जो विक्रमादित्य किसकी उपाधि थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि जो विक्रमादित्य है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी। तो सी का यहाँ पर 4 आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक ही ऑप्शन जिसमें सी का 4 दे रखा है। राइट आंसर क्या है? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर। अशोक की क्या उपाधि थी? प्रियदर्शन। बिल्कुल ठीक है, सभी को पता भी होगा। समुद्रगुप्त की प्राक्रमांक, स्कंदगुप्त की कर्मादित्य। तो ये सारे आपको क्या करने हैं? याद रख लेने हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। तो आई होप आप चीजों को साथ साथ रिवाइज करके चलेंगे। जितने भी आज तक लेक्चर हो गए पुराने, आपने 1 या 2 बार जरूर देखे होंगे। उनसे आपको चीजों को रिवाइज करने में आसानी रहती है,
क्योंकि जब आप क्या करते हो किसी भी टॉपिक से, मैं एक चीज बता दूं आपको, किसी भी टॉपिक से आप उसको क्वेश्चंस के फॉर्म में कर लेते हो, कोई भी टॉपिक है उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कर लेते हो, तो उसके बाद आप जब भी कभी टॉपिक पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाता है कि ये क्वेश्चन तो पूछे गए हैं और इसमें से और कौन कौन से या किस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, तो सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाते हो। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर किया करो। ये वीडियो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिसमें पुरानी सारी वीडियोस का यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पर, और आप उसको टाइम निकाल कर देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। यहाँ पर जो है ट्रू कथन पूछे गए हैं, ट्रू लाइंस पूछी गई हैं। देखिए कौन कौन से हैं। 3 कथन दिए गए हैं। गुप्त सम्राट समय के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो इसमें यहाँ पर क्या है, गुप्त साम्राज्य का जो जितना भी प्रशासन था वो केंद्रीकृत नहीं था, वो क्या था, विकेंद्रीकृत। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर गलत है, ये सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो है 1 और 3 सत्य हैं। जो गुप्त सम्राट ने समय के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, और जब वो भूमि दान कर रहे थे, मान लीजिए एक लैंड है, इसका एक छोटा सा हिस्सा किसी को दान में दे दिया, तो इसका यही मालिक हो जाएगा। तो ये मालिक हो जाएगा, तो वो क्या केंद्रीकृत नहीं विकेंद्रीकृत हो जाएगा, कि उसका प्रशासन उसके हाथ में चला जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूपीएससी में भी या फिर जितने भी डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज हैं उनमें एग्जाम यहाँ से बन सकता है, ध्यान रखना इस बात का। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर भी ट्रू फैक्ट्स पूछे गए हैं, सत्य कथन के बारे में पूछा गया है, देख लीजिए। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। जो विक्रम संवत है वो 57 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, ये भी ठीक है। गुप्त संवत 319 ईस्वी से आरंभ हुआ, तो ये भी यहाँ पर ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, सी। 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पर ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, आपने पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप इसको याद रखिए। फैक्ट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में 90% तो फैक्ट्स ही पूछे जाते हैं। या फिर क्या होता है, कई बार जो है यूपीएससी के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और स्टेटमेंट में एक एक स्टेटमेंट में एक एक फैक्ट दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर सत्य कथन पूछे गए हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, ये बिल्कुल ठीक है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है, ये भी ठीक है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो यह भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं। राइट आंसर क्या है, डी। तो इसमें 1, 2 और 3 और 4 चारों कथन यहाँ पर क्या है, सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। उसके बाद नीचे जो कूट दिए गए हैं उनसे आपको सही उत्तर फाइंड आउट करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ठीक होने के काफी चांसेस है। सूची 1 में अधिकारी दे रखे हैं, सूची 2 में विभाग दे रखे हैं। तो ये किस विभाग के बारे में बात की जा रही है, तो यह गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि यह गुप्त साम्राज्य से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अधिकारियों के नाम देख लीजिए, महाबलाधिकृत, महादंड नायक, संधि विग्रहक या भंडारा गृहाधिकृत। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो विभाग है वो सेनापति, न्यायाधीश और युद्ध मंत्री, राजकोष का अधिकारी। तो यहाँ पर कुछ अधिकारी और विभाग दिए हुए हैं, तो अब इनमें देखना है आपको कि कौन सा किसके साथ सही मिलान हो रहा है। तो महाबलाधिकृत ये सेनापति ही होता है। महादंड नायक, अब देखिए महादंड नायक जो दंड दे रहा है वो न्यायाधीश होता है, बिल्कुल ठीक है। संधि विग्राहक, तो ये युद्ध मंत्री है जो कि युद्ध एवं शांति विषय को संधि करता है, युद्ध की संधि या शांति के लिए संधि करना, तो यह भी ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था। भंडागाराधिकृत, राजकोषीय का अधिकारी, तो ये यहाँ पर सही है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम,
निम्नलिखित युग्मों में से असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पर क्या है, पहले यहाँ पर सत्य पूछे जा रहे थे, यहाँ पर जो है फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है। यहाँ पर गलत क्या है, एक साइड पे कर दिए गए हैं, सामने उनके विषय दिए गए हैं, तो बताना है कि कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है। भाग, भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग, ये ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर है, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर है। और नेक्स्ट है शुल्क, विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। यहाँ पर क्या दिया गया, शुल्क दिया गया विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि ये शुल्क है, ये असत्य है। शुल्क क्या होता था, यह बिक्री पर लगता था, बिक्री पर लगने वाला कर, बिक्री पर लगने वाला कर, आयात पर नहीं। कोई भी चीज सेल होती थी, ये सेल का टैक्स था, ठीक है, बिक्री पर लगने वाला कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है। यहाँ पर फॉल्स फैक्ट बताना है, कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है। यहाँ से कुछ ये रचनाएं हैं, सॉरी ये रचनाएं हैं और ये उनके रचयिता हैं, ये बताना है कि किस रचयिता ने किसकी रचना की थी। यहाँ पर मेघदूत कालिदास की रचना है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने बताया कि मेघदूत कालिदास की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, बिल्कुल ठीक है। प्रियदर्शिका हर्ष की रचना है, यह भी ठीक है। ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट की रचना नहीं है, ये ब्रह्मगुप्त की रचना है, ध्यान रखना, यह ब्रह्मगुप्त की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की रचना है। सही उत्तर क्या है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह हमारा असत्य कथन है, तो इसमें से असत्य ही पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन। तो जो परमाणुवाद है वो किस दर्शन का मूल सिद्धांत है, किसका है वो, वैश्विक दर्शन का। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से हमें क्या करना है, सत्य कथन बताने हैं। न्याय दर्शन के लिए प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के लिए प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, तो ये बिल्कुल ठीक है। न्याय दर्शन का जो इसके प्रवर्तक कौन थे, महर्षि गौतम थे, ये चैप्टर में मैंने आपको बताया भी है। योग दर्शन के प्रेरणता महर्षि पतंजलि कणाद के शिष्य थे, तो यहाँ पर गलत है, ये कणाद के शिष्य नहीं थे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। योग दर्शन के प्रेरणता तो महर्षि पतंजलि थे, लेकिन वो कणाद के शिष्य नहीं थे, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, केवल एक, ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। दो कथन ऊपर दे रखे हैं, दो कथन यहाँ पर नीचे दे रखे हैं। चलिए हम चारों कथनों को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन से कथन सही है। तो इसमें से एक ही कथन सही है, देख लेते हैं। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में ठीक है। यह गुप्त साम्राज्य को विविध राजनीतिक संबंधों के एक जटिल जाल के अधिकेंद्र के रूप में स्पष्टतया प्रस्तुत करता है। सही उत्तर क्या है, ए। तो इलाहाबाद, याद रखना, इलाहाबाद प्रशस्ति कई बार डायरेक्ट इसका क्या पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किससे है, गुप्त साम्राज्य से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरी क्या ये इसमें रहती है, कोशिश रहती है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा दूं मैं, कि कोई भी क्वेश्चन किसी तरह से बने, आपको इन वीडियो से जरूर हेल्प मिले। और वीडियो से हेल्प लेना ना लेना ये आपकी मर्जी है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी हेल्प होगी, और अगर आपको हेल्प हो रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरों तक भी ये चीज पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है, देख लीजिए। यहाँ पर इस काल में बलात्श्रम विशिष्टि पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ था, बिल्कुल ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा था बलात्श्रम क्या होता है, विशिष्टि क्या होता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि बलात्श्रम या विशिष्टि क्या होता है, बताइए हमें। तो ये पहले की तुलना में अधिक था गुप्त काल में, बिल्कुल ठीक है ये। विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे हुए भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था, यह भी बिल्कुल ठीक है।
महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो यह महरौली शिलालेख में इंगित किया हुआ है कि चंद्रगुप्त जो है वो बंगाल में शत्रुओं के राजसंघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो ये तीनों कथन यहाँ पर ठीक है। तो चौथा कथन अपने आप इसका आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर गलत है। सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, बल्कि सौराष्ट्र भी गुप्त साम्राज्य का उस समय हिस्सा था। तो ये यहाँ पर गलत कथन हो गया, ध्यान रखना इस बातों का। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है और ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई? चारों ऑप्शंस आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। राइट आंसर क्या है? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है कथन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर, संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा है जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। तो संस्कृत भाषा और साहित्य जो है सदियों के विकास के पश्चात शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंचा है जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। बिल्कुल यहाँ पर ठीक दिया गया है, काफी टाइम लगा संस्कृत भाषा को पहुंचने में। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार यहाँ पर था। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बी यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। भारतीय इतिहास में गुप्त काल के कौन सा सही नहीं है पूछा गया यहाँ पर फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पर सही नहीं है क्योंकि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था। ये ध्यान रखना, उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं था, बस इस वजह से ये यहाँ पर पूरा ऑप्शन गलत हो गया है। बाकी उनको शिक्षक भी थी, दार्शनिक भी थी, डॉक्टर भी थी और बाकी सारे अधिकार थे, लेकिन उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था। इस वजह से आपका राइट आंसर क्या है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों भी यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। पुजारियों एवं मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांवों के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। तो बिल्कुल मैंने कहा आपको कि जो एक बड़ी भूमि है उसका कुछ हिस्सा दूसरे लोगों को दे दिया जाए, दान में दे दिया जाए, तो इसके मालिक तो वो बन जाएंगे। राजा अपनी भूमि जो है पुजारियों को और मंदिरों के प्रशासनिकों को दान में दे देते थे, तो इससे क्या बढ़ा? विकेंद्रीकरण बढ़ा। तो गुप्त प्रशासन क्या था? वो विकेंद्रीकृत प्रशासन था, उसका केंद्रीकृत प्रशासन नहीं था। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, भूमि अनुदान ने भारत के कृषि दासता को उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोला, जिसके परिणाम स्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई थी। तो भूमि अनुदान में दिए जाने से जो है कृषक वर्ग में थोड़ी सी निराशा जरूर हुई थी, क्योंकि अब किसी के पास भूमि नहीं है, उसको भूमि दे दी जाएगी। तो पहले यहाँ पर मान लीजिए किसी के पास भूमि थी, उस पर कुछ लोग काम कर रहे थे, अब ये भूमि किसी दूसरे को बंदे को दान में दे दी गई, किसी पंडित को या फिर किसी पुजारी को दान में दे दी गई, तो ये खुद इस पे काम करेगा, उसका रोजगार तो छिन गया ना। तो इसलिए यहाँ पर ये निराशा हुई थी इस वर्ग में। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ये सीडीएस 2017 में पूछा गया है। तो यूपीएससी का तो आपको पता ही है सभी स्टूडेंट्स को कि यूपीएससी के क्वेश्चंस का एक लेवल होता है और क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में भी थोड़ा टाइम जरूर लगता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज में अपना थोड़ा टाइम डिवोट कीजिए, टेस्ट सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ टाइम टू टाइम। अलग अलग एग्जाम्स के लिए आप हमारे फोन नंबर पर 9896160956 पर डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज के बारे में पता कर सकते हैं, टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल के बारे में पता कर सकते हैं। सभी चीजें आपको कुछ एक चार्जेस के बिहाफ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इनसे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी? मनुस्मृति में लिखा गया है कि महिलाएं जो है किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती थी। तो वो स्नेह चिन्ह के आधार पर जो है संपत्ति अर्जित कर सकती थी, ना ही वो खरीद सकती थी, ना ही वो निवेश कर सकती थी, ना ही वो उत्तराधिकार थी। वो स्नेह चिन्ह के आधार पर जो है भूमि को संपत्ति
संपत्ति अर्जित कर सकती थी। यहाँ पर जो है संपत्ति अर्जित करने के बारे में क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार ये बताया गया। तो ये ध्यान रखना, स्नेह चिन्ह कई बार मैच द फॉलोइंग में मनुस्मृति के सामने भी आ जाएगा। ये मैंने 1 या 2 एग्जाम्स में देखा हुआ है, तभी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि स्नेह चिन्ह सामने लिखा होता है मनुस्मृति। तो ये ध्यान रखना। तो आज के यहाँ पर लेक्चर में 19 क्वेश्चन ही थे। आज का जो पूरा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य है। 19 क्वेश्चन जरूर थे फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक लाइन में आपको एक एक क्वेश्चन कवर हो रहा है। तो काफी चीजें आपको यहाँ पर कवर हो गई हैं। फिर भी थोड़ा सा इसके बाद क्या कीजिए, अपने स्टडी मटेरियल से जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया स्टडी मटेरियल, उसमें जाके ये जो एक बार नोट्स जो गुप्त साम्राज्य के जरूर पढ़ लीजिए। उसमें आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम में जाके आपका गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किसी के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, इस फोन नंबर पे फोन करके या व्हाट्सएप करके पता कर सकता है। कुछ चार्जेस के भी यहाँ पे उसको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए। कोई वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिए, और कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।